धन्यवाद। मैं श्याम धरविंद। अब तमाम लोग विज्ञान के सवाल से मार खा जाते हैं। सवाल समझ नहीं आता है। कैसे समझ में आए भाई? आपको चिन्हों को भली भांति आपको जानना है। आज हम चिन्हों का एकदम ऐसा जुगाड़ बताएंगे कि आप चुटकियों में सवाल लगा सकते हैं। देखिए, यानी कि गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी हम बता रहे हैं। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कि गोली दर्पण संबंधित जितना सवाल रहेगा आप चुटकियों में लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, इधर यह अवतल दर्पण है। आप जानते हैं अवतल दर्पण इसे क्यों कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन हमेशा दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। दबे तल से प्रकाश का परावर्तन क्यों होगा? अरे भाई, दर्पण को हमेशा दाएं साइड से पॉलिश किया जाता है। दर्पण को हमेशा दाएं तरफ पॉलिश किया जाता है। बाएं साइड से प्रकाश की किरण डाला जाता है। इसीलिए देखिए, इसमें दाएं तरफ पॉलिश है, बाएं साइड से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब बायां साइड कैसा है? दबा तल है, इसीलिए अवतल दर्पण है। और यह वाला देखिए उत्तल दर्पण है। उत्तल यानी कि उभरा। जब प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके पहले तमाम वीडियो इसका अपलोड किया गया है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियां हैं। अगर वो आप वीडियो बेहतरीन तरीके से देखे रहेंगे तब आप सवाल लगा सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। कैसे दिक्कत होगा? देखिए, जानिए। अवतल दर्पण में हम 6 स्थिति हम बता रहे हैं। इनका 2 स्थिति था उत्तल दर्पण के लिए। बताकर तब हम चिन्ह परिपाटी आपको बताएंगे। चिन्ह किनका धनात्मक लिया जाएगा, किनका ऋणात्मक लिया जाएगा, क्या रूल होता है, आप विधिवत हम बताएंगे मात्र 10-15 मिनट के इस वीडियो में। देखिए इधर, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखा गया था तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब फोकस तल पर बना था। याद कीजिए, जब वस्तु अनंत पर रखे थे तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस तल पर बना था। पहली स्थिति, एक स्थिति समाप्त। दूसरी स्थिति, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर रखे थे। पहली बार तो प्रतिबिंब फोकस तल पर बना था, दूसरी बार फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। अब ये एको दाएं दर्पण के वहां कहीं नहीं बना है। दर्पण के दाएं तरफ एको बार नहीं बना है। 2 बार, एक बार फोकस तल पर बना, दूसरी बार कहाँ बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी बार वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखा तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना था। याद है आपको? और हर एक बार उल्टा बना था। अब चौथी बार हम वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब रखेंगे तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। इधर बना था, जो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना था। अब जानते हैं, 4 बार हमने रख दिया। 5वीं बार वस्तु कहाँ रखे थे? फोकस पर रखे थे। तब प्रतिबिंब अनंत पर अनंत पर बना था, बहुत बड़ा बना था जब फोकस पर वस्तु रखे थे। अब 6वीं बार वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम रखा तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना था, इधर बना था, आभासी बना था, सीधा बना था, वस्तु से बड़ा बना था। इसलिए चिन्ह का यह रूल होता है, हमेशा प्रकाश की किरण बाएं तरफ से डाली जाती है। हमेशा प्रकाश की किरण बाएं साइड से डाली जाती है। सभी दूरियां मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं और ध्रुव से नापी जाती हैं। कहाँ से? ध्रुव से। चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो, चाहे वस्तु के बीच की दूरी हो, चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, यानी कि दोनों के लिए सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती हैं। वस्तु के बीच की दूरी के U से दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से दर्शाया जाता है, फोकस दूरी को यव से दर्शाया जाता है, वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाया जाता है। अब देखिए,
यानी कि सभी यानी कि दर्पण के बाएं कैती दूरी ऋणात्मक ली जाती है, दाएं कैती दूरी धनात्मक ली जाती है। जो दर्पण है, जो ध्रुव है, यहाँ से इस दर्पण के बाएं कैती दूरी ऋणात्मक, दर्पण के दाएं कैती दूरी धनात्मक ली जाती है। और मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक, अगर वस्तु की लंबाई लेना है ऊपर, अगर वस्तु रखा है तो धनात्मक लिया जाएगा, अगर प्रतिबिंब कोई नीचे बन रहा है तो उनकी लंबाई ऋणात्मक ली जाती है। कहने का मतलब दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, दाईं से धनात्मक और भाई बाईं ओर ऋणात्मक। बायां हाथ तो वैसे कमजोर रहता है, इसीलिए समझ लीजिए दाएं साइड से दाएं कैती धनात्मक, ध्रुव से दाएं कैती, यानी कि दर्पण के दाएं कैती धनात्मक, बाएं कैती ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर जब कोई प्रतिबिंब या वस्तु अगर ऊपर है मुख्य अक्ष के तब तो धनात्मक, अगर नीचे है तो ऋणात्मक। आपको इतना भली भांति याद करना है। अब देखिए, अब यह इनकी 6 स्थितियां हमने बताया। उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थिति बताई गई है। जब वस्तु पहली बार अनंत पर रखे थे तब प्रतिबिंब फोकस पर बना था, बिंदु आकार का, यानी कि दाएं कैती बना था। दूसरी बार वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखे थे तब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बना था। फोकस और ध्रुव के बीच में बना था। फोकस और ध्रुव के बीच में बना था। उत्तल दर्पण के लिए देखिए इधर हमने कहा, और दोनों स्थितियों में इनका कैसा प्रतिबिंब था? सीधा था। हम उल्टा नहीं बल्कि सीधा था दोनों स्थितियों में। देखिए यहाँ पर, यानी कि यह प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब दोनों स्थितियों में इनका सीधा था, और उल्टा होता तो इनकी लंबाई ऋण में लिया जाता, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक, नीचे है तो ऋणात्मक। और दर्पण के दाएं कैती दूरी धनात्मक, बाएं कैती ऋणात्मक। जैसे वस्तु देखिए हमेशा दर्पण के बाएं साइड रखा जाता है, हमेशा वस्तु दर्पण के बाएं साइड में रखा जाता है। अब देखिए हमेशा दर्पण, भाई सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से कहाँ से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के ध्रुव से कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। जैसे वस्तु की दूरी को U से दर्शाया जाता है। U बराबर, वस्तु देखिए दर्पण से बाएं कैती है कि दाएं कैती? हमेशा वस्तु चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए वस्तु हमेशा बाएं साइड रखा जाएगा। दर्पण के बाएं साइड में रखा जाता है, इसलिए चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों के लिए U का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? वस्तु की दूरी U क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। भाई कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक, यानी कि ऋण लिया जाएगा। कितना? ऋण में लिया जाएगा। ऐसे उत्तल दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव का मतलब P से सभी दूरियां मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, और दर्पण के ध्रुव से इसमें भी वस्तु की दूरी क्या लेंगे हम? वस्तु की दूरी के U से दर्शाया जाता है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वस्तु यानी कि भाई वस्तु के बीच की दूरी को U से दर्शाया जाता है, और यह कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक का मतलब ऋण। अब देखिए वस्तु की दूरी हुआ, अब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब
चलिए पहले अब फोकस दूरी लिख लेते हैं। फोकस दूरी देखिए, फोकस जगह कम है, क्यों लिखा अभी आप जानेंगे। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। तमाम लोग मिस्टेक खा जाते हैं, सर जी कैपिटल एफ क्यों लिखे हैं। यह फोकस बिंदु है। फोकस बिंदु और फोकस दूरी में अंतर है। फोकस दूरी का मतलब ध्रुव और इतने के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इस बिंदु का नाम है फोकस। अब देखिए, फोकस दूरी हम किसके लिए लिखे हैं, यह अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का फोकस दूरी देखिए हमेशा दर्पण के दाएं कहती है कि बाएं कहती है, हमेशा बाएं कहती है। और क्यों बाएं कहती है, यह गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के फोकस को, उसी को वक्रता केंद्र को, उसी के भाई उसी को वक्र जो गोले का केंद्र होता है भाई, वही केंद्र तो इसका केंद्र भाई बोला जाता है। जो गोले का केंद्र होता है वही केंद्र गोली दर्पण का केंद्र बोला जाता है। और गोला ऐसा तैयार होगा, इसीलिए दर्पण के बाएं कैतीय होता है। यानी कि फोकस दूरी एफ अवतल दर्पण के लिए हमेशा दर्पण के दाएं कहती है कि बाएं कहती, बाएं कहती है। इसलिए कैसा लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। कैसा लेंगे भाई, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब ऋण। अब देखिए, अब चलिए हम उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी लें। फोकस दूरी, यस फोकस दूरी का मतलब स्मॉल एफ। स्मॉल एफ फोकस दूरी। अवतल दर्पण के देखें, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। और दर्पण के दाएं कहती है कि बाएं कहती, दाएं कहती है भाई, दर्पण के दाएं कहती हमेशा रहता है, इसीलिए दाएं कहती है तो दूरी कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। धनात्मक, धनात्मक यानी कि प्लस। मान दिया रहेगा तो चिन्ह के साथ लगाया जाएगा। सवाल, अब देखिए फोकस दूरी, अब हुआ वक्रता त्रिज्या इनका। वक्रता त्रिज्या किसका, अवतल दर्पण के लिए। वक्रता त्रिज्या जिसे हम आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, आर बराबर वक्रता त्रिज्या, चलो देख लिया जाए, दर्पण के दाएं तरफ है कि बाएं तरफ। दर्पण के देखिए, दर्पण से दाएं तरफ है। वक्रता त्रिज्या का मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को भाई वस्तु के बीच की दूरी कहा जाता है। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है। सेम सेम वही चीज है। वक्रता त्रिज्या आर, अब देखिए ध्रुव से बाएं साइड है, इसलिए ऋणात्मक लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा भाई, ऋणात्मक लिया जाएगा। ऋणात्मक यानी कि ऋण, ऋणात्मक का मतलब ऋण। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, चलो इनका लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या किनका हम लिख रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या चलिए देख लिया जाए। दाएं तरफ की बाएं तरफ भाई दाएं साइड है वक्रता त्रिज्या यहाँ। क्यों, ध्रुव और सी के माने पी और सी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि दाएं कहती है तो धनात्मक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, धनात्मक। धनात्मक यानी कि प्लस। अब देखिए बचा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं। भी देखिए प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप देखें अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बना था। 6 प्रतिबिंब बना था। पहली बार फोकस तल पर जो दर्पण के बाएं साइड था, दूसरी बार फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बाएं साइड था, तीसरी बार वक्रता केंद्र पर वस्तु रखे थे, वक्रता केंद्र पर बना था, बाएं साइड था, चौथी बार वस्तु ध्रुव वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे थे,
तब प्रतिबिंब भाई जब वस्तु इधर रखे थे प्रतिबिंब बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, वो भी बाएं साइड बना। पांचवी बार प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। छठवीं बार जब वस्तु वहाँ रखा गया था प्रतिबिंब दाएं कैती बना था। केवल एक स्थिति में इसमें प्रतिबिंब दाएं तरफ बना था अवतल दर्पण में। और कब बना था? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना रहा, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बना था। अब देखिए, यानी कि 5 बार बाएं साइड बना, 1 बार दाएं कैती दाएं साइड बना, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी सदैव ऋणात्मक लिया जाए, केवल एक दाएं धनात्मक लिया जाएगा। यानी कि सदैव ऋणात्मक, सदैव देखिए सदैव का लिया जाए ऋणात्मक, सदैव ऋण जगह कम है, सदैव ऋण केवल एक स्थिति को छोड़कर, केवल एक स्थिति को छोड़कर, हम यहां लिख दे रहे हैं भाई, देखिए सदैव ऋण केवल एक स्थिति को छोड़कर, एक स्थिति को छोड़कर, कौन स्थिति? एक स्थिति को छोड़कर जब वस्तु F और P के बीच हो, जब वस्तु F तथा P के बीच हो, P के बीच हो। ध्यान दीजिए जगह कम है, लेकिन आप सब चालाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब की दूरी भी सदैव ऋण केवल एक स्थिति को छोड़कर जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे उस समय प्रतिबिंब दर्पण के दाएं कैती बन जाता है। उसी स्थिति में भी का मान केवल धन में लिया जाएगा, नहीं तो सदैव ऋण में लिया जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के भी से दर्शाते हैं। अब इनमें देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दाएं कैती बना था। कहाँ बना था? हमेशा दाएं साइड बना था, इसीलिए हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? धनात्मक, यानी कि प्लस। इससे साबित हो रहा है, देखिए इधर अवतल दर्पण के लिए हर एक चीज हमेशा माइनस, चाहे U हो, चाहे F हो, चाहे R हो, चाहे V हो, सब का मान हमेशा निगेटिव। केवल यही भी खतरनाक है, एक जगह धोखा दे देता है, जैसे अच्छे दोस्त कभी काल धोखा दे देते हैं, ऐसे यह भी एक जगह धोखा दे रहा है, नहीं तो सब हर एक जगह ऋण। और कब धोखा दे रहा है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित अगर रखा जाए तब प्रतिबिंब दाएं कैती बन जाता है। उसी समय अगर यह बात कहा रहेगा तो भी का मान धनात्मक ले लिया जाता है, नहीं तो भी का मान भी हमेशा ऋण में लिया जाता है। और उत्तल दर्पण के लिए तो चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, हमेशा देखिए हमेशा वस्तु तो बाएं साइड रखा जाता है, वस्तु केवल ऋण है और ये तीनों हमेशा धन। वस्तु दोनों के लिए ऋण में है। क्यों? वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ रखा जाता है, बाएं साइड रखा जाता है, और प्रतिबिंब तो स्थिति के अनुसार से इधर उधर बनता है। जैसे आप देखा, फिर से एक बार देख लीजिए, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी हमने बताया आपको। कैसे बताया? अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का चित्र आपके सामने, उत्तल दर्पण का चित्र आपके सामने। देखिए हमेशा सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, ध्रुव से नापी जाती हैं और मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं।
दर्पण के दाएं कैती दूरी धनात्मक, बाएं कैती ऋणात्मक, यानी कि दर्पण के दाएं कैती दूरी धनात्मक, बाएं कैती ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण के लिए देखिए u का मान हमेशा निगेटिव, उत्तल दर्पण के लिए u का मान हमेशा निगेटिव। क्यों? दोनों के लिए वस्तु हमेशा बाएं साइड रखा जाता है, दर्पण के बाएं साइड रखा जाएगा तो u का मान निगेटिव। अब देखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी अवतल के लिए हम बाएं साइड है इसलिए माइनस है। अब अवतल के लिए वक्रता त्रिज्या बाएं साइड है, काहे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यह बाएं साइड है तो ऋण। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 6 स्थितियां अगर आप भली भांति जानते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। 6 स्थितियां हम फिर से बता रहे हैं। पहली बार प्रतिबिंब फोकस तल पर बना था, दूसरी बार प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना, तीसरी बार वक्रता केंद्र पर बना, चौथी बार वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, पांचवी बार अनंत पर बना, छठी बार दर्पण को क्रॉस करके दाएं कैती बन गया था, आभासी सीधा बना था। इसीलिए देखिए हम लिख दिए हैं, माने प्रतिबिंब की दूरी भी सदैव ऋण केवल एक स्थिति को छोड़कर, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब दाएं कैती बन जाता है। उसी समय v का मान धनात्मक लिखा जाएगा, नहीं तो v का मान भी हमेशा ऋण में रखा जाता है। लेकिन इधर अगर निवेदन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मित्रवर आप सब किए नहीं हैं, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर लें, यही हम सब का मेहनत का फल होता है। देखिए फोकस वस्तु की दूरी हमेशा u जो कि ऋण में लिया जाता है, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। क्यों धनात्मक? धनात्मक क्या रिश्तेदार है आपका? नहीं, यह दाएं साइड है इसलिए धनात्मक। वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक। क्यों? अरे भाई दर्पण के दाएं साइड वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हम लिखवाए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी v का मान सदैव धनात्मक। क्यों धनात्मक? अरे भाई प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में दो स्थितियां थी। एक बार वस्तु अनंत पर रखा तब प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त हुआ था बिंदु आकार का, दूसरी बार वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखा तब प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बना था। जब आभासी बनता है तो सीधा बनता है, जब आभासी बनेगा तो सीधा, जब वास्तविक बनता है तो उल्टा। दर्पण के यहाँ साइड हमेशा आभासी ही बनता है, क्योंकि प्रकाश की किरण तो वास्तव में काटेंगी नहीं, इसीलिए दर्पण के साइड में, दर्पण के दाएं साइड में हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही प्राप्त होता है। इसीलिए दोनों स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था उत्तल दर्पण से। धन्यवाद दोस्तों। यह है चिन्ह परिपाटी। आप चिन्हों को भली भांति जानेंगे तो सवाल लगाने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने